चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज मैं दोस्तों आप लोगों को बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले चैप्टर का रिवीजन कराऊंगा। दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो स्वागत है भाई आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, और आपको पहले वाले चैप्टर्स के भी रिवीजन मिल जाएंगे। मैं एक पूरी प्लेलिस्ट आपको दे रहा हूं जिसमें आप कंप्लीट इनकम टैक्स का रिवीजन कर सकते हो फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स इन 2021। दिस इज द लेटेस्ट हैंड रिटन नोट्स। ये भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। सर ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे? भाई मेरा टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक छोड़ूंगा नीचे, वहां से आप इन हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों को यहां से देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहली बात है भाई मेथड ऑफ अकाउंटिंग सेक्शन 145, ध्यान से सुनिएगा। तो आप कैश बेसिस पर भी और मर्केंट, सर अगर हम इस पूरे कोर्स को ही लेना चाहें, अरे भाई लेना चाहो ले लो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर ये पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा, बिल्कुल लेटेस्ट रिकॉर्डिंग के साथ है। ठीक है, चलो भाई फटाफट से क्विक रिवीजन कर लो। कैश बेसिस और मर्केंटाइल बेसिस दो बेसिस होते हैं। बुक्स आप कैसे भी रख सकते हो, ड्यू बेसिस और मर्केंटाइल जो भी रखोगे आपको रेगुलर फॉलो करना है। सेक्शन 28 बेसिस ऑफ चार्ज का सेक्शन होता है, प्रॉफिट एंड गेन्स। आप जब भी बिजनेस प्रोफेशन को कंटिन्यू करते हो दोस्तों, जो भी प्रॉफिट एंड गेन कमाते हो दैट इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 28। सीधी बात, नो बकवास। कॉम्पनसेशन, बिजनेस के अंदर अगर आपको कॉम्पनसेशन मिलता है, आपको कोई भी टर्मिनेशन ऑफ ऑफिस, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, वेस्टिंग कंट्रोल इन दी गवर्नमेंट, उससे कॉम्पनसेशन मिलता है तो दोस्तों वो भी बिजनेस इनकम होती है। ट्रेड प्रोफेशनल सिमिलर एसोसिएशन, अगर आप किसी भी स्पेसिफिक सर्विस को दे रहे हो और आपका कोई एसोसिएशन है, आप मेंबर से फीस लेते हो, दैट इज ऑल्सो योर बिजनेस इनकम। अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस को कंटिन्यू करते हो और एक्सपोर्ट बिजनेस को चलाने से सरकार आपको बहुत सारे बेनिफिट देती है तो वो भी बिजनेस इनकम माने जाते हैं। जैसे इंपोर्ट लाइसेंस फ्री में मिलता है, उसको बेचकर आप प्रॉफिट कमा सकते हो। कैश असिस्टेंस मिलती है, ड्यूटी का ड्रॉबैक्स मिलते हैं, अदर बेनिफिट आपको मिलते हैं। तो दोस्तों ये सारे बेनिफिट जो होते हैं ना, दैट इज ऑल्सो बिजनेस इनकम। अगर आप किसी बिजनेस प्रोफेशन को चलाते हो और उसको चलाने के दौरान आपको बेनिफिट्स और परक्यूजिट्स मिलती है तो वो भी बिजनेस इनकम मानी जाती है। अगर आप फर्म के पार्टनर हो दोस्तों, इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, आप कमीशन कमाते हो तो इट इज ऑल्सो बिजनेस इनकम। अगर आपको बिजनेस में किसी काम को ना करने का पैसा मिलता है, दैट इज कॉल्ड नॉन कॉम्पिटिशन फीस, दैट इज ऑल्सो योर बिजनेस इनकम। अगर आपकी कीमैन पॉलिसी है और एज एन एम्प्लॉयर आपको कुछ पैसा मिला है कीमैन पॉलिसी से, तो दैट इज ऑल्सो योर बिजनेस इनकम। अगर आपके पास कोई इन्वेंट्री थी और आपने उसको कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर दिया, मतलब आप उसे अपनी घर पे ले गए, तो भाई जैसे ही इन्वेंट्री को आप अपनी कैपिटल असेट में कन्वर्ट करोगे तो उस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी ना, उसके अकॉर्डिंग उसका सेल प्राइस माना जाएगा। ऐसे माना जाएगा कि आपने वो माल बेचा है और फेयर मार्केट वैल्यू को सेल प्राइस माना जाएगा। कंप्यूटेशन कैसे होता है? दो तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों बिजनेस प्रोफेशन वाले चैप्टर में। एक को डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, एक को इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, इंफॉर्मेशन पहले से गिवन होती है, प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया इसकी डिटेल होती है। तो आपको यह देखना पड़ता है, नॉर्मली कैश अकाउंट बोल लो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बोल लो, जिसमें प्रॉफिट लॉस नहीं होता है, जिसमें कैश का बैलेंस होता है, इनफ्लो और आउटफ्लो उसके अंदर दिया हुआ होता है। तो आपको क्या करना है भाई, जितने भी इनफ्लो होते हैं उनमें से जो जो आपकी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम होती है ना, उसको ऐड करते जाओ, उसको जोड़ते जाओ और उसको एक बार आप इनकम में ऐड कर लो। भाई ये भी मेरी बिजनेस इनकम है, वो आप सेलेक्ट कर लो, फिर उसका टोटल कर लो और पेमेंट साइड में से जो जो आपके बिजनेस एक्सपेंडिचर है उन्हें आप वहां पर माइनस कर लो। ठीक है, तो टोटल बिजनेस की रिसिप्ट ऐड हो जाएगी और टोटल बिजनेस के पेमेंट जो हैं वो आपके माइनस हो जाएंगे। तो जो फाइनल अमाउंट बचेगा, अगर वो प्लस में बच रहा है तो आप उसको इनकम बोलेंगे, माइनस में बच रहा है तो लॉस बोलेंगे। जबकि इनडायरेक्ट मेथड के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं एग्जाम में। उसमें क्या होता है दोस्तों, एक आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले से गिवन होता है। अच्छा, वो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसमें पहले से सारी इनकम और एक्सपेंडिचर होते हैं, फाइनल नेट प्रॉफिट और नेट लॉस दिया हुआ होता है। तो आपको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को बेस बनाना होता है और उसमें आपको जो एक्सपेंडिचर डिसअलाउड हैं वो ऐड करने होते हैं, जो अलाउड नहीं थे फिर भी आपने डेबिट किया। कोई खर्चा माइनस होना चाहिए, नहीं किया तो अब कर लो माइनस। इनकम गलत हेड की ले ली या एग्जम्प्ट इनकम ले ली, पीएनएल के क्रेडिट में ले ली, तो उसको लेस कर दो भाई, क्योंकि वो इनकम आप कैसे ले सकते हो। ऐसे ही कोई इनकम अगर आपने लेनी चाहिए थी,
बिजनेस इनकम थी, फिर भी आपके P&L के क्रेडिट में शो नहीं हो रही है, तो भाई उसको ऐड कर दो, तो फाइनल PGBP की जो इनकम है वो वहां पर निकल कर आ जाएगी। सेक्शन 30 क्या कहता है, कोई भी अमाउंट अगर आप पे करते हो एज ए टैक्स, एज अ रिपेयर, है ना, और अगर वो आपके बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड है तो आपको डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, अगर आप टेनेंट हो और टेनेंट ने भी अगर खर्चा किया है बिल्डिंग पर एज अ रिपेयर, तो वो भी उसकी डिडक्शन ले सकता है। सेक्शन 31, कोई भी मशीन है, प्लांट है, फर्नीचर है दोस्तों, जो आपके बिजनेस प्रोफेशन में काम आता है, आप उसकी रिपेयर कराते हो, आप उसका मेंटेनेंस करवाते हो, तो जो भी खर्चा होगा रिपेयर मेंटेनेंस पर, यू कैन टेक द डिडक्शन। सेक्शन 32 ये डेप्रीशिएशन का सेक्शन है। देखो डेप्रीशिएशन जो लेना है ना वो मैंडेटरी है, अगर आप डेप्रीशिएशन नहीं भी लोगे ना तो डेप्रीशिएशन को लिया हुआ माना जाएगा। असेट मस्ट बी यूज फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो भी असेट है वो बिजनेस प्रोफेशन में काम आनी चाहिए। अच्छा दोस्तों एक बात और बता दूं, अगर आप असेट खरीदने के बाद उसको 180 डेज से कम काम लेते हो तो आपको डेप्रीशिएशन का जो रेट है वो वहां पर हाफ हो जाता है। अच्छा ये जो चीज आप देखते हो दोस्तों, ये फर्स्ट ईयर में देखते हैं जब आप असेट को खरीदोगे। आफ्टर द ईयर ऑफ एक्विजिशन अगर आप उसको यूज करोगे तो चाहे 180 डेज से कम यूज ही क्यों ना हो, डेप्रीशिएशन हमेशा फुल रेट से मिलता है। तो इनकम टैक्स में या तो डेप्रीशिएशन मिलेगा ही नहीं अगर इफ इट इज नॉट पुट टू यूज, या मिलेगा तो फुल और हाफ रेट से मिलेगा, राइट। अच्छा असेट की ओनरशिप होना जरूरी है, फुल ओनरशिप भी हो सकती है, पार्ट भी हो सकती है। डेप्रीशिएशन हमेशा WDV पर मिलता है। अच्छा आपको ब्लॉक की WDV निकालनी पड़ती है, आपको एक एक असेट को नहीं देखना होता है, आपको पूरे ब्लॉक का WDV देखना पड़ेगा और उस पर आपको डेप्रीशिएशन मिलेगा, वो भी प्रेस्क्राइब्ड रेट से। अगर पावर जनरेटिंग यूनिट है दोस्तों आपकी, तो आप डेप्रीशिएशन को SLM मेथड पर भी ले सकते हो। सर ये ब्लॉक का मतलब क्या होता है भैया, ब्लॉक का मतलब ग्रुप होता है। ग्रुप कैसे बनता है, जो सेम नेचर की एसेट होती है जिनका रेट ऑफ डेप्रीशिएशन भी सेम होता है उसे हम ब्लॉक बोलते हैं। अच्छा ओपनिंग ब्लॉक की WDV लिखनी पड़ती है, जो भी ब्लॉक में नई एसेट खरीदी है उनको ऐड करना पड़ता है। अगर मोर देन 180 डेज है तो फुल रेट वाली फुल रेट लगेगी, अगर लेस देन 180 डेज है तो हाफ रेट लगेगी, डॉट 180 है तो भी फुल लगेगी। फिर उन टोटल में से जो भी असेट आपने बेच दी है ब्लॉक में से उसको आपको माइनस कर देना है, बैलेंस अमाउंट जो बचेगा दैट इज कॉल्ड WDV एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज कॉल्ड एलिजिबल WDV, जिसके आप ऊपर डेप्रीशिएशन ले पाओगे। फिर आपको जो भी रेट प्रेस्क्राइब्ड है डेप्रीशिएशन की वो लगानी पड़ेंगी और आपका डेप्रीशिएशन निकल जाएगा। बाद में जो बचेगा दोस्तों उसे हम क्लोजिंग WDV बोलेंगे। एडिशनल डेप्रीशिएशन जो होता है वो नॉर्मल के अलावा मिलता है और वो हमेशा एक्चुअल कॉस्ट पर मिलता है। जो भी मशीन का एक्चुअल कॉस्ट है उस पर मिलेगा 20%। अगर मशीन 31 मार्च 2005 के बाद एक्वायर एंड इंस्टॉल्ड है तो ही आप एडिशनल ले सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होना चाहिए तभी मिलेगा। अगर 180 डेज से कम है तो भैया रेट आधी हो जाएगी और जो बैलेंस 10% है वो फिर आपको नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। एडिशनल डेप्रीशिएशन कुछ आइटम्स पर नहीं मिलता है, जैसे शिप है, एयरक्राफ्ट है, रोड व्हीकल है, ऑफिस अप्लाइंस है, मशीन है, कोई भी मशीन जो आपने घर पे लगाई है, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन में लगाई है, कोई भी मशीन जिस पर आपको एक्चुअल डिडक्शन एक साथ मिल चुका है, तो वहां दोस्तों आप एडिशनल डेप्रीशिएशन नहीं लेओगे। प्रेस्क्राइब्ड रेट क्या होती है डेप्रीशिएशन की, अगर कोई भी बिल्डिंग है और नॉर्मली वो आपके रेजिडेंशियल पर्पज में काम आ रही है बिजनेस के लिए, तो यू कैन टेक 5%। होटल को, बोर्डिंग हाउस को छोड़ दो, बाकी सारी बिल्डिंग पर 10% मिलता है। इसका मतलब जो होटल और बोर्डिंग हाउस है उन पर भी 10 मिलेगा। सर अगर कोई ट्रीटमेंट सिस्टम है, कोई वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है, उसके अंदर अगर बिल्डिंग काम आ रही है तो यू कैन टेक 40% एज ए डेप्रीशिएशन। और अगर कोई टेम्पोररी स्ट्रक्चर है लाइक वुडन स्ट्रक्चर है ना, तो उस पर 40% ही मिलता है। फर्नीचर फिटिंग्स पर 10% मिलता है। फर्नीचर में दोस्तों मैं आपको बता दूं वायरिंग, स्विच, सॉकेट सारे शामिल होते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, अगर कार है तो 15% मिलेगी, कार है तो 15 मिलेगी। मोटर बस है, मोटर लॉरी है, मोटर टैक्सी है, रनिंग दैम ऑन हायर का बिजनेस है, गाड़ी को किराए पर देने का, तो 30%। एरोप्लेन्स पर 40%, एयर पॉल्यूशन इक्विपमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर 40%, ठीक है। लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट पर 40%, ऑयल वेल्स पर 15%, एनर्जी सेविंग डिवाइस पर 40%, कंप्यूटर इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर इस पर भी 40%, बुक्स whether used in your library, whether used in your profession 40%, whatever the nature of the book, whether it is annual publication or not, always take 40%.
और बाकी अगर कोई मशीन नहीं समझ में आता है भैया, जनरल रेट 15% है, शिप पर, वेसल पर, स्पीड बोट पर 20% है। इंटेंजिबल असेट पर दोस्तों आपको हमेशा 25% डेप्रीशिएशन मिलेगा। जो अदर पॉइंट्स हैं वो भी बता देता हूं। पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग्स, पावर यूनिट्स के लिए दोनों ऑप्शन है, दे कैन यूज WDV ऑफ द ब्लॉक और दे कैन यूज एक्चुअल कॉस्ट फॉर द पर्पज ऑफ SLM मेथड। तो अगर कोई पावर यूनिट है दोस्तों और वो SLM मेथड को फॉलो करती है तो दो चीजें निकल कर आती है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल डेप्रीशिएशन और बैलेंसिंग चार्ज। अगर आप SLM मेथड लगा रहे हो और आपके पास जो भी असेट का अमाउंट बचा हुआ है, बैलेंस अमाउंट बचा हुआ है, क्योंकि आप SLM में हमेशा एक्चुअल कॉस्ट पर ही निकालोगे, तो अगर आप उस अमाउंट से ऊपर बेच रहे हो तो प्रॉफिट होएगा और उससे कम बेच रहे हो तो लॉस होएगा। अच्छा, लॉस को टर्मिनल डेप बोलेंगे। टर्मिनल डेप इज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर और वो आपको एक साथ अलाउ हो जाएगा जैसे ही आप असेट को बेचोगे। लेकिन अगर आप ऊपर सेल कर रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो दोस्तों, तो वो बैलेंसिंग चार्ज है एंड बैलेंसिंग चार्ज इज अ बिजनेस इनकम। लेकिन अगर आपने इतना ज्यादा ऊपर बेचा, इतना ज्यादा ऊपर बेचा कि एक्चुअल कॉस्ट से भी ऊपर बेच डाला, तो भैया वो कैपिटल गेन माना जाएगा, राइट। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एडिशनल डेप्रीशिएशन। कुछ जगह पर 35% मिलता है अगर आप वहां पर अपनी फैक्ट्री लगाते हो बैकवर्ड एरियाज में, ठीक है। तो ये सारी बात है। एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जब भी कोई असेट खरीदोगे भैया तो उसका जो भी पैसा आप पे करोगे वही एक्चुअल कॉस्ट होगी। अच्छा, अगर कोई पैसा किसी अदर पर्सन ने दे दिया है वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो भैया वो अमाउंट लेस हो जाएगा, वो अमाउंट लेस हो जाएगा क्योंकि वो आपको पे ही नहीं करना पड़ा ना दोस्तों। और अगर आपने 20,000 से ज्यादा कैश पेमेंट किया है इन अ डे टू अ पर्सन, तो उसे कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाता है। अगर आपने कोई भी असेट की कॉस्ट है जो 20,000 से ज्यादा कैश पे करी है, नॉट अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक, और एक दिन में एक पर्सन को करिए, तो हम उसे कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। रिसर्च में काम आने वाली असेट हो उसकी कॉस्ट को निल लेंगे क्योंकि रिसर्च का अलग से सेक्शन है। इन्वेंट्री कन्वर्ट करी है आपने तो भैया एक्चुअल कॉस्ट FMV को लेंगे। अगर कोई असेट आपने किसी को बेच दी और फिर वापस रीएक्वायर करी तो उसकी कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जब बेची उस समय WDV क्या थी और आप कितने में उसको रीएक्वायर कर रहे हो, जो भी दोनों में से लोअर होएगा उसे हम कॉस्ट बोलेंगे। अगर बिल्डिंग पहले आपके पर्सनल काम आती थी, बाद में बिजनेस काम आने लगी, तो भैया एक बार डेप्रीशिएशन ये मानकर माइनस होगा जैसे उसका शुरू से बिजनेस यूज हो रहा है। तो आप डेप्रीशिएशन शुरू से लोगे, माइनस करोगे, जैसा ये मानकर कि भाई शुरू से ही उसका बिजनेस यूज था। फिर वो जो लास्ट में अमाउंट बचेगा ना भाई, मतलब डेप्रीशिएशन को नॉशनली माइनस करके लाना पड़ेगा और जो बैलेंस अमाउंट बचेगा भाई उस पर हमें एक्चुअल डेप्रीशिएशन मिलता है। डेप्रीशिएशन प्रोवाइडेड इन बुक्स आर डीम्ड टू बी डेप्रीशिएशन एक्चुअली अलाउड, राइट। इसके मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं, तो आप इन नोट्स को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। और टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, आप देखिए, ठीक है। और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर भी आप देखिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत मैटर है। अपने फ्रेंड्स को रेफर कर दो भाई, वो भी बड़े परेशान होते होंगे बिजनेस वाले चैप्टर में। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ डेप्रीशिएशन, अगर डेप्रीशिएशन पूरा माइनस नहीं हो पाता है बिकॉज प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट, तो उसको हम अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीशिएशन बोलते हैं। और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीशिएशन आगे आने वाले ईयर्स में किसी भी हेड की इनकम से और कितने भी साल तक कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ हो सकता है। सर अगर पुराना लॉस भी आगे आ रहा हो और पुराना डेप्रीशिएशन भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा हो और करंट ईयर में भी ऑलरेडी डेप्रीशिएशन अभी पेंडिंग है लेना, तो पहले किसको लें भैया? पहले नंबर करंट ईयर के डेप्रीशिएशन का आएगा, फिर वो जो पुराने साल का कैरी फॉरवर्ड हो रहा है ना उसका नंबर बाद में आता है। तो सबसे पहले करंट ईयर का डेप आपको माइनस करना पड़ेगा, फिर जो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेज होते हैं उनको करना पड़ेगा, फिर लास्ट में अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीशिएशन का होगा, क्योंकि अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीशिएशन किसी भी हेड की इनकम से और कितने भी टाइम तक भैया कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। इसके बाद साइंटिफिक रिसर्च का सेक्शन है, दैट इज 35। तो रिसर्च जो होती है ना उसमें मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो साइंटिफिक रिसर्च होती है, अगर रिसर्च में कंपनी खर्चा कर रही है और कंपनी अगर बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की कंपनी है, तो जितना खर्चा करोगे भाई एक बार में 100% मिलेगा डिडक्शन, वेदर रेवेन्यू और कैपिटल। लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़कर, लैंड और बिल्डिंग को छोड़ देना, उस पर नहीं मिलता है। बाकी आप साइंटिफिक रिसर्च पे जितना भी खर्चा करोगे ना, यू कैन टेक 100% डेप्रीशिएशन, नॉट डेप्रीशिएशन, 100% डिडक्शन। और अगर इन हाउस कर रहे हो आप
ठीक है, इन रिलेशन टू योर बिजनेस, नॉट ए मैटर ऑफ कंपनी। तो रिवेन्यू हो या कैपिटल हो, यू कैन टेक 100% डिडक्शन, रिवेन्यू हो या कैपिटल हो। अच्छा, अगर आपका बिजनेस कमेंस होने से पहले खर्चा हुआ है, नॉट मोर देन 3 ईयर, ज्यादा पुराना खर्चा नहीं होना चाहिए, तो रिवेन्यू हो या कैपिटल हो 100% ले लेना। कौन से ईयर में लोगे? जिस ईयर में बिजनेस का कमेंसमेंट होगा। अच्छा, अगर रिवेन्यू की बात कर रहे हो तो 2 ही खर्चे अलाउ होंगे, एक को बोलेंगे सैलरी, रिसर्च स्टाफ की सैलरी, और एक रिसर्च में काम आने वाला मटेरियल। लेकिन अगर आप खर्चा बाद में कर रहे हो तो फिर तो ऑल एक्सपेंडिचर्स विल बी अलाउड, ठीक है। कैपिटल में एक बात ध्यान रखना यार, लैंड का डिडक्शन कभी मत लेना, चाहे कमेंसमेंट से पहले की बात हो और चाहे कमेंसमेंट के बाद की बात हो। और कमेंसमेंट से पहले अगर आपने कैपिटल खर्चा किया है तो नॉट मोर देन 3 ईयर, मिलेगा कब? जिस ईयर में बिजनेस का कमेंसमेंट करोगे, राइट। सर अगर हम बाहर किसी को दे दें, सपोज करो हम अपने बिजनेस में खर्चा नहीं कर रहे, हम बाहर किसी अदर बॉडी को दे रहे हैं, तो भाई अदर बॉडी को देने पर भी डिडक्शन मिलता है। उसमें अप्रूव्ड इंडियन कंपनी हो, यूनिवर्सिटी हो, कोई कॉलेज हो, कोई ऐसा IIT टाइप इंस्टीट्यूट हो, तो आपको वहां पर भी 100% मिलती है। अच्छा, सोशल साइंस और स्टैटिकल रिसर्च के लिए भी देते हो ना बाहर की बॉडी को, तो भी यू कैन टेक द डिडक्शन 100%। बस एक बात याद रखना यार, जिस बॉडी को आप पैसा दे रहे हो ना, वो बॉडी एक अप्रूव्ड बॉडी होनी चाहिए, तभी आपको डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज दोस्तों आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाला है, राइट। अच्छा, साइंटिफिक रिसर्च का अगर आपने डिडक्शन क्लेम कर रहे हो और वो आपको नहीं मिल पा रहा है, तो जितना पार्ट अनएब्जॉर्ब रह जाएगा उसका ट्रीटमेंट वही होता है दोस्तों जो अनएब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन का ट्रीटमेंट होता है। साइंटिफिक रिसर्च एसेट को अगर बेच दिया है तो क्या होगा दोस्तों? अगर बिजनेस में काम लेने से पहले बेचा है, बस रिसर्च में काम आई और आपने बेच दिया, आपने उसको अपने नॉर्मल बिजनेस में काम नहीं लिया, तो भैया मैं आपको बता दूं, अगर आप कम में बेचोगे तो वो पूरा का पूरा बिजनेस लॉस माना जाएगा। और अगर ज्यादा में बेचोगे, भाई ज्यादा में बेचोगे, तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप ज्यादा में बेचोगे तो बिजनेस इनकम होगी, है ना, जो भी प्रॉफिट होगा उसको बिजनेस इनकम बोलेंगे। लेकिन अगर आपने ज्यादा भी इतना ज्यादा बेचा कि जो एक्चुअल कॉस्ट थी एसेट की उससे भी ऊपर बेच डाला है, तो भैया उसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं, उसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं, है ना, उसको कैपिटल गेन बोलते हैं। ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। और अगर आप रिसर्च एसेट को बिजनेस में काम लेने के बाद बेचते हो, आफ्टर यूज इन बिजनेस बेचते हो, तो भैया वहां पर ब्लॉक रूल अप्लाई हो जाता है, क्योंकि जो एसेट पहले रिसर्च में काम आ रही थी अब आपने उसको अपने बिजनेस में काम लेना स्टार्ट कर दिया, लेकिन ब्लॉक में जब आप उसको लेकर जाओगे तो 0 वैल्यू लेकर जाओगे। और ब्लॉक में से अगर कोई एसेट बिकती है दोस्तों, तो जो ब्लॉक के रूल है ना वो वहां पर अप्लाई होते हैं, राइट। और ब्लॉक के रूल आप बहुत अच्छे से जानते हो। सेक्शन 35A(D) दैट इज स्पेसिफाइड बिजनेस, यहां पर स्पेसिफाइड बिजनेस के नाम है। बहुत सारे बिजनेस हैं भाई जिन्हें हम स्पेसिफाइड बिजनेस बोलते हैं, जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की वेयर हाउसिंग है, कोल्ड चेन है, पाइपलाइन नेटवर्क है, 2 स्टार या उससे ज़्यादा कैटेगरी का होटल है, मिनिमम 100 बेड का हॉस्पिटल है, कोई स्लम रीडेवलपमेंट या हाउसिंग बिल्डिंग स्कीम है, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर है, ICD या CFS का बिजनेस है, बी कीपिंग का बिजनेस है, शुगर की वेयर हाउसिंग फैसिलिटी है, स्लरी पाइपलाइन है, या इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना मेंटेन करने का बिजनेस है। तो ये सारे बिजनेस दोस्तों स्पेसिफाइड बिजनेस कहलाते हैं। और इनमें आप जो भी कैपिटल नेचर का खर्चा करते हो आप उसकी दोस्तों 100% क्या ले पाते हो? डिडक्शन। और खर्चा अगर आपने पहले भी कर दिया है कमेंसमेंट से पहले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कितना भी पुराना खर्चा हो सकता है, यू कैन टेक द डिडक्शन इन द ईयर ऑफ परचेज, आप पूरा का पूरा डिडक्शन ले पाओगे। लैंड गुडविल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का कभी नहीं मिलेगा। एक दिन में 10,000 से ज्यादा अगर आपने कैश पेमेंट किया है तो भैया डिडक्शन नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। एक दिन में एक पर्सन को किया है, ठीक है, ये सारी बात है। अच्छा, पुराना बिजनेस नहीं होना चाहिए, मशीन सारी नई लाओगे, 20% पुरानी ला सकते हो। प्लांट एंड मशीन को अगर विदेश से खरीद के लाए हो, फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करके लाए हो दोस्तों, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको वहां पर डिडक्शन मिलना ही मिलना है, उसको नई मशीन ही माना जाएगा, राइट। और अगर 35AD में किसी खर्चे का डिडक्शन ले लेते हो
तो उस खर्चे का बाकी किसी भी अनदर सेक्शन में कोई डिडक्शन नहीं लेने दिया जाएगा। सीए से ऑडिट करवानी पड़ेगी, ठीक है। जो भी असेट स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए लाए हो, मिनिमम 8 साल तक उसी पर्पज में काम लोगे, दूसरे पर्पज में नहीं लेनी है। और अगर 35 AD में डिडक्शन लेने के बाद किसी असेट को बेचा है, अच्छा बेचते समय 8 साल पहले बेचो बाद में बेचो, डजेंट मैटर, जितने में बेचोगे जो भी उसका सेल प्राइस होगा उसे बिजनेस इनकम ही माना जाएगा। ये सारी बातें हैं भाई। 35D अमोर्टाइजेशन की बात करता है। कोई भी इंडियन कंपनी हो, नॉन रेजिडेंट नॉन कॉरपोरेट असेसी हो, अगर वो प्रीलिमिनरी खर्चे किए गए हैं तो भैया प्रीलिमिनरी खर्चे की डिडक्शन एक साथ नहीं मिलती है, 5 बार में मिलती है। और इसके ऊपर एक ओवरऑल लिमिट भी है। ऐसा नहीं है कि कितना भी प्रीलिमिनरी खर्चा हो, अगर आप कंपनी असेसी हो तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट भी देखनी पड़ेगी और कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखनी पड़ेगी, और उन दोनों में से जो भी ज़्यादा होएगा उसका 5% आपको लेना पड़ेगा। ये मैंने शायद गलती से यहाँ फॉरेन कंपनी लिख दिया, इसको फॉरेन नहीं, आप यहाँ पर इंडियन बोलो, इंडियन कंपनी। तो अगर आप इंडियन कंपनी हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड का 5% देखो, हाइयर लेना, हाइयर। और अगर आप एक नॉन कॉरपोरेट हो लेकिन रेजिडेंट असेसी हो तो आपको हमेशा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5% लेना होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, जितनी भी फिक्स असेट्स होती हैं उनकी एक्चुअल कॉस्ट का टोटल। और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है अगर नई कंपनी है या पुरानी है, इशूड शेयर कैपिटल को बेस बनाना है, पेड अप को नहीं, इशूड प्लस डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और ये दोनों ही चीजें, चाहे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हो और दोस्तों चाहे कैपिटल एम्प्लॉयड हो, आपको पोजीशन 31 मार्च की लेनी है। 31 मार्च की पोजीशन को आपको बेस बनाना है, ठीक है। और 31 मार्च कौन सा, जिस ईयर में बिजनेस स्टार्ट हुआ है। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स जरूरी है। 35DDA ये किस बात का सेक्शन है भाई, VRS स्कीम। अगर आप एम्प्लॉयर हो और आप अपने एम्प्लॉइज को VRS पर कॉम्पनसेशन देते हो तो दैट इज एक्सपेंडिचर फॉर यू एंड यू कैन टेक द डिडक्शन इन ऑल 5 इंस्टॉलमेंट्स फ्रॉम द ईयर ऑफ पेमेंट। ध्यान रखना, जिस ईयर में पेमेंट होएगा वहां से 5 बार में आपको डिडक्शन मिलेगी। सेक्शन 36 भैया अदर डिडक्शंस का सेक्शन है। बहुत सारे अदर खर्चे हैं भाई जिनकी बिजनेस में डिडक्शन मिलती है। स्टॉक हो, स्टोर्स हो, इंश्योरेंस प्रीमियम, एक फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर देती है अपनी इंश्योरेंस अपने मेंबर्स के लिए, उनके कैटल्स के लिए, और हेल्थ इंश्योरेंस अगर कोई मालिक अपने एम्प्लॉइज के लिए कराता है, बस कैश में पेमेंट मत करना। बोनस कमीशन कितना भी दो, एक एम्प्लॉयर कितना भी बोनस कमीशन दे सकता है और उसका डिडक्शन एम्प्लॉयर को मिलेगा ही मिलेगा। बस एक तो वो पे हो जाना चाहिए और एक वो प्रॉफिट के प्लेस पर नहीं होना चाहिए, मिलेगा ही मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, अगर आपने कैपिटल बोरो करी है बिजनेस में तो आपका जितना इंटरेस्ट बनता है भैया यू कैन टेक द डिडक्शन। इंटरेस्ट अगर मान लीजिए कोई एसेट है उसका पुट टू यूज नहीं हुआ तो पुट टू यूज तक का इंटरेस्ट कॉस्ट में ऐड होता है, वो नॉर्मल बिजनेस खर्चा नहीं होता है। हां, एक बार एसेट अगर पुट टू यूज हो गई है उसके बाद भी अगर इंटरेस्ट लग रहा है देन इट वुड बी अलाउड एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर। जीरो कूपन बॉन्ड अगर कोई कंपनी इशू करती है तो जो बीच में डिस्काउंट होता है उसकी डिडक्शन मिलती है और डिडक्शन पीरियड ऑफ बॉन्ड के बेस पे मिलेगी। अगर 4 साल का पीरियड है तो 4 साल का डिवाइड करो, 6 साल का पीरियड है तो 6 साल का डिवाइड करो। डिस्काउंट जो होता है उसकी डिडक्शन मिलती है। इसके बाद पीरियड ऑफ लाइफ के बेस पे मिलेगी। अगर आप एम्प्लॉयर हो और आप किसी भी अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड में या रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में या सुपर एनिवेशन फंड में कंट्रीब्यूट करोगे तो भी आप डिडक्शन ले पाओगे, या कोई पेंशन स्कीम में आप जमा कराओगे तो भी डिडक्शन मिलेगी, है ना। एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, तो 10% ऑफ सैलरी से ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगी, राइट। अच्छा, एम्प्लॉय से पैसा आएगा तो एक बार एम्प्लॉयर की इनकम में जुड़ेगा। सारे एग्जाम्पल दिए मैंने हैंड रिटन नोट्स में। और अगर एम्प्लॉयर उसको रेलिवेंट फंड, ध्यान रखना, रेलिवेंट फंड की ड्यू डेट में जमा कराएगा तो डिडक्शन मिलेगी। पर यह बात एम्प्लॉय वाले कंट्रीब्यूशन के लिए लिखी है, एम्प्लॉयर वाले कंट्रीब्यूशन के लिए नहीं। इसका मतलब एम्प्लॉयर वाला कंट्रीब्यूशन तो कभी भी कैसे भी जमा हो सकता है, उसके लिए हमको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इसके बाद पॉइंट नंबर 10 है, एनिमल की अगर डेथ हो जाती है, एनिमल जो है उसकी डेथ हो जाती है,
एनिमल परमानेंटली यूजलेस हो जाता है और वो एनिमल आपके बिजनेस में काम आ रहा था, तो भाई उस एनिमल की जो भी एक्चुअल कॉस्ट है ना, उसका आप डिडक्शन ले सकते हो। अमाउंट ऑफ डिडक्शन इज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एनिमल एंड प्राइस। तो ये सारी बात है दोस्तों जो मैं आप लोगों को यहां पर बता देना चाहता हूं। बैड डेब्ट्स का भी डिडक्शन मिलेगा, बैड डेब्ट का डिडक्शन मिलता है। बैड डेब्ट का डिडक्शन आपको मिलता है भाई बस वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, ठीक है, वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, आपकी बिजनेस इनकम को कंप्यूट करने में कोई इनकम काम आई हो, उसका अगर बैड डेब्ट होगा ना तो आपको डिडक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। राइटिंग ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज एसेंशियल कंडीशन, राइट ऑफ करना पड़ेगा तभी मिलेगी। सर बैड डेब्ट रिकवर हो जाए तो, अरे भैया बैड डेब्ट अगर रिकवर हो जाए तो जिस ईयर में रिकवर हो जाता है ना उस ईयर की इनकम मान लिया जाता है। वेदर बिजनेस इज कंटिन्यूड और नॉट, यू कैन टेक द इनकम ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, राइट। सर एक बात बताओ, पहले 10,000 का बैड डेब्ट था लेकिन हमें डिडक्शन 6,000 ही मिली थी, अब रिकवरी 10 हो रही है तो अमाउंट कितना टैक्सेबल होगा? तो भाई 10 में से अगर आपको 6 का डिडक्शन मिला था तो 4 पे टैक्स लगा था ना, तो अगर अब 10 रिकवर हो रहा है तो 4 पे तो क्यों लगना चाहिए दोबारा, तो 6 पे ही लगेगा। डिफरेंस देखेंगे। सर 8 रिकवर हुआ तो भी भैया 4 पे तो लगा हुआ है, तो 8 में से 4 पे लगा हुआ है तो बैलेंस 4 पर और लग जाएगा। तो ये सारी बात है भाई। कंपनी खर्चा कर दे, ओहो, अगर दोस्तों कंपनी खर्चा कर देती है, कंपनी अगर खर्चा कर देती है फैमिली प्लानिंग पर तो कंपनी को डिडक्शन मिलता है। अब ये फैमिली प्लानिंग क्या होती है भाई? परिवार नियोजन, छोटा परिवार सुखी परिवार। देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जनसंख्या, जनसंख्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। और यहां पर अगर रेवेन्यू खर्चा होता है तो भी डिडक्शन मिलेंगी, कैपिटल खर्चा होता है तो भी डिडक्शन मिलेंगी, कंपनी को मिलेगी लेकिन रेवेन्यू एक साथ मिलेगी, कैपिटल खर्चे की 5 बार में मिलेंगी। और अगर इतना इनकम नहीं है कि हम पूरा डिडक्शन ले पाए तो भाई ट्रीटमेंट वही होगा जो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का हुआ था। तो 3 चीजें हैं, 3 चीजें ध्यान रखना मेरी इस बात को, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनएब्जॉर्ब्ड फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर और अनएब्जॉर्ब्ड क्या साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर। इन तीनों का ट्रीटमेंट एक जैसा होता है। इन्हें आप कैरी फॉरवर्ड करो, नेक्स्ट ईयर में लेके जाओ, कितने भी साल तक कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर सकते हो, कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। एसटीटी का डिडक्शन ले लो जी, एसटीटी का, एसटीटी बिजनेस का खर्चा होता है भाई और इसका डिडक्शन भी मिलता है, टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल डिडक्शन मिलता है। कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का भी मिलेगा लेकिन ये बिजनेस होना चाहिए, नॉट योर कैपिटल गेन और कैपिटल असेट। सर अगर हमारे खर्चे पहले वाले किसी भी सेक्शन में कवर नहीं हो रहे हैं तो भैया एक जनरल सेक्शन है 37 जिसको हम रेजुडरी सेक्शन भी बोलते हैं, वहां ले लो। कोई भी खर्चा अगर 30 से 36 में कवर नहीं होगा, असेसी ने किया है, पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए, बिजनेस के लिए होना चाहिए, तो भैया आप उसका डिडक्शन 37 सेक्शन में ले सकते हो। प्रोहिबिटेड बाय लॉ भी नहीं होना चाहिए। कीमैन पॉलिसी का खर्चा भी मिलता है यहां पर, पक्की बात है। तो ये सारे मिलते हैं भाई, बिल्कुल मिलते हैं। लेकिन एक बात बोलूं, अगर आप रिश्वत देते हो, अगर आप फ्री बीस देते हो, मेडिकल कंपनी है डॉक्टर्स को दवाई लिखने के लिए कमीशन देती है, नहीं मिलेगा डिडक्शन, अलाउ नहीं है वो लॉ में, वो एक तरह का भाई लॉ का कॉन्ट्रावेंशन है। कंपनी सीएसआर पे खर्चा करती है, सीएसआर एक्सपेंसेस पर, नहीं मिलेगा डिडक्शन। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का एडवर्टीजमेंट हो रहा है और आप जो एडवर्टीजमेंट करते हो वो किसी भी ब्राउशर में पैम्पलेट में करते हो तो भैया डिडक्शन नहीं मिलेगा, यू कैन नॉट टेक द डिडक्शन। अगर एडवर्टीजमेंट करना है तो और भी बहुत सारे मीडियम है, टीवी है, अखबार है, करो ना ऐड, कितना करना है, लेकिन भाई ऐसे करोगे तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेक्शन 40 इनएडमिसिबल डिडक्शन है ना, ये खर्चे अलाउ करने का नहीं है, ये खर्चे को डिसअलाउ करने का सेक्शन है 40 स्मॉल ए। 40 स्मॉल ए में खर्चे डिसअलाउ करने के लिए बोले इंटरेस्ट, रॉयल्टी फीस या कोई भी सम जो इंडिया के बाहर पे करोगे या इंडिया में नॉन रेजिडेंट को करोगे भाई, या फॉरेन कंपनी को करोगे,
टैक्स डिडक्ट नहीं करोगे या डिडक्ट कर लिया है लेकिन गवर्नमेंट को जमा नहीं कराओगे, उस एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मत लेना। नो, नहीं मिलेगा डिडक्शन। यू कैन नॉट टेक द डिडक्शन भाई, यू कैन नॉट टेक द डिडक्शन। आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाला। यू कैन नॉट टेक द डिडक्शन। सर अगर मान लो हम बाद में जमा करा दें टीडीएस, तो भैया रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में करा दोगे तो मिल जाएगा, उसके बाद रिटर्न की डेट तक करा दोगे तो भी मिल जाएगा। अगर रिटर्न की डेट भी निकल गई, उसके बाद वो टीडीएस अगर आप जमा कराते हो, तो भाई उसका डिडक्शन फिर तो उस ईयर में ही मिलेगा जिस ईयर में आप उसको जमा करा रहे हो। सर 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 हम टीडीएस डिडक्ट नहीं कर रहे, हम उसको जमा नहीं करा रहे, तो वो जो सर वो जो सामने वाला बंदा है ना सर, उसने टैक्स जमा करा दिया, उसने जमा करा दिया टैक्स, उसने रिटर्न भी फाइल कर दी, तो क्या हमारे खर्चे की हमें डिडक्शन मिलेंगी? हाँ मिलेंगी भाई। अगर सामने वाला सब कुछ कर देता है तो मिलेंगी। देखो ये सब रिवीजन है भाई, ये तभी समझ में आएगा जब पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जब आप पहले क्लासेस लिए हुए होंगे। अगर आप सोच रहे हो ना रिवीजन लेक्चर के बहाने ही चले जाएं, नहीं होगा। अगर आपको पहली बार पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, मैंने लिंक दिया है, वहां से पूरा कोर्स मिल जाएगा आपको रेगुलर। राइट, ओके सर। 40 स्मॉल ए एक और है जिसमें इंडिया में रेजिडेंट को पेमेंट करते पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करते हो, तो वहां 100% डिसअलाउड नहीं होता है, 30% डिसअलाउड होता है। 1 लाख का खर्चा है तो पूरा 1 लाख डिसअलाउड नहीं होता है, 30,000 डिसअलाउड होता है। और वो 30,000 उस ईयर में डिडक्शन मिल जाता है। अभी तो डिसअलाउ हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर में जब भी जमा कराओगे डिडक्शन मिल जाएगी आपको। अच्छा सर, नेक्स्ट पॉइंट भाई, अगर आप डायरेक्ट टैक्स का पेमेंट कर रहे हो, इनकम टैक्स का, दैट इज नॉट एलिजिबल एक्सपेंडिचर, उसकी नहीं मिलती है। रॉयल्टी, लाइसेंस फीस, सर्विस फीस, प्रिविलेज फीस, सर्विस चार्ज, जो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग पे करती है स्टेट गवर्नमेंट को, नहीं मिलती है डिडक्शन। सैलरी का पेमेंट इंडिया के बाहर कर देते हो या किसी नॉन रेजिडेंट को कर देते हो, तो भैया वो सैलरी का डिडक्शन कभी नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। यू कैन नॉट टेक द डिडक्शन, यू कैन नॉट टेक द डिडक्शन। प्रोविडेंट फंड, उसमें कंट्रीब्यूट किया है, प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किया है एम्प्लॉइज के लिए, ले लो डिडक्शन, ले लो, ले लो जी, ले लो। इन केस ऑफ एम्प्लॉय डिराइविंग इनकम इन द नेचर ऑफ परक्यूसिट्स अदर देन मॉनेटरी पेमेंट, अदर देन मॉनेटरी पेमेंट, तो भाई कोई भी एम्प्लॉई है जो इनकम डिराइव कर रहा है इन द नेचर ऑफ परक्यूसिट्स, इन द नेचर ऑफ परक्यूसिट्स अदर देन मॉनेटरी, मतलब परक्यूसिट्स का मतलब होता है अदर देन मॉनेटरी पेमेंट, तो द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन सच इनकम पेड बाई employer is exempt from tax in the hand of that employee। तो भाई अगर एम्प्लॉई का मामला है, इनकम कमा रहे हो, परक्यूसिट्स है भाई, अदर देन मॉनेटरी पेमेंट है, तो अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन सच इनकम पेड बाई एम्प्लॉयर इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉई। क्योंकि अगर टैक्स पे किया है ना नॉन मॉनेटरी परक्यूसिट पर एम्प्लॉयर ने, तो भाई एम्प्लॉयर को उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो जो टैक्स होता है, वो जो टैक्स होता है, वो टैक्स सामने वाले की इनकम में नहीं जुड़ता, वो सामने वाले की इनकम में नहीं जुड़ता। और जब सामने वाले की इनकम में नहीं जुड़ता तो इधर आपके लिए खर्चा भी नहीं बनता। 40 स्मॉल बी पार्टनरशिप फर्म डिसअलावेंस, नॉन वर्किंग पार्टनर को रेम्यूनरेशन दो, अलाउ नहीं होगा। वर्किंग पार्टनर को रेम्यूनरेशन दो, अलाउ नहीं होगा अगर वो डीड में ऑथोराइज नहीं है। वर्किंग को दो, पुराने पीरियड का दे रहे हो जबकि उस समय प्रोविजन ही नहीं था डीड में, कैसे मिलेगा? इंटरेस्ट दो जब प्रोविजन ही नहीं था डीड में, कैसे मिलेगा? 12% से ज्यादा इंटरेस्ट देते हो तो चाहे डीड में हो ना हो भैया कभी नहीं मिलेगा उसका।
अच्छा, वर्किंग को देने पर मिलता है रेम्यूनरेशन, लेकिन एक सर्टेन लिमिट होती है, लिमिट के लिए बुक प्रॉफिट निकालना पड़ता है। बुक प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट को बेस बनाओ, जो भी एडजस्टमेंट करने हैं, चाहे वो एक्सपेंडिचर का हो, इनकम का हो, प्लस का हो, माइनस का हो, सारे के सारे एडजस्टमेंट कर लो भाई, जो भी करने हैं। उसके बाद जो फाइनल प्रॉफिट आएगा, जो फाइनल प्रॉफिट आएगा भाई, जो फाइनल प्रॉफिट आएगा, जिसमें अभी रेम्यूनरेशन जो अलावेबल होता है वो भी आपने माइनस नहीं किया है। अलावेबल रेम्यूनरेशन को अभी तक आपने यहां पर माइनस नहीं किया है भाई, वो अभी तक आपने माइनस नहीं किया है, ठीक है ना, वो अभी तक आपने माइनस नहीं किया है, उसे ही हम बुक प्रॉफिट या बुक लॉस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, वो जो बुक प्रॉफिट या बुक लॉस है उसके बेसिस पर आप लिमिट कैलकुलेट करोगे। अच्छा, बुक लॉस तो कितना भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है भाई, ठीक है, लेकिन बुक प्रॉफिट आपको शुरू के जो 3 लाख तक का है वो पकड़ना है, उसका 90% करना है और 1.5 लाख से कंपैरिजन करना है भाई, विच एवर इज हाइयर। मतलब 1.5 लाख रुपया फिक्स है या 90% ऑफ बुक प्रॉफिट फिक्स है, विच एवर इज हाइयर, ठीक है, जो भी दोनों में से हाइयर हो। मतलब यूं समझ लो जी, बुक लॉस तो कितना भी हो 90% हमेशा माइनस में ही रहेगा, तो 1.5 लाख की डिडक्शन तो हर फर्म ले ही सकती है, कोई भी फर्म हो भाई 1,50,000 का डिडक्शन तो ले ही सकती है। अच्छा, जो बाकी के बुक प्रॉफिट बच जाते हैं 3 लाख के बाद, जो भी बुक प्रॉफिट बचेगा उसका हमें 60% करना पड़ेगा और वही हमें एज अ डिडक्शन अलावेबल रहेगा, राइट। तो ये सारी बात है भाई जो मैं आप लोगों को यहां पर बता दूं, क्लियर कर दूं, आपको समझ में भी आ गया होगा। इसके बाद एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि कोई भी इंडिविजुअल अगर फर्म में पार्टनर है और वो भी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में पार्टनर है और उसको नॉट एज अ पार्टनर आप कोई भी रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट देते हो तो कितना भी दे सकते हो, इट इज अलावेबल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उसको पार्टनर की हैसियत से दोगे, पार्टनर की कैपेसिटी में दोगे, तो भैया 40 स्मॉल बी लगेगा। 40 बड़ा वाला ए, ये 40 बड़ा वाला ए क्या है यार, ये 40 कैपिटल ए क्या है? पेमेंट टू रिलेटिव एंड एसोसिएट्स, पेमेंट टू रिलेटिव एंड एसोसिएट्स। अगर आप बिजनेस में कोई भी खर्चा करते हो और स्पेसिफाइड पर्सन के साथ करते हो और ज्यादा करते हो भाई, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा करते हो, तो भैया जो एक्सेस पार्ट आपने दिया है ना, उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा दोस्तों, बिल्कुल नहीं मिलेगा। सर, स्पेसिफाइड पर्सन कौन होते हैं? रिलेटिव ऑफ इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, कंपनी हो, फर्म हो, एचयूएफ हो, एओपी हो, उसके लिए डायरेक्टर हो, रिलेटिव हो, जिसका भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है भाई, वो सब यहां स्पेसिफाइड पर्सन होते हैं। और रिलेटिव में स्पाउस आती है, बच्चे आते हैं, सब आते हैं भाई, असेंडेंट डिसेंडेंट आते हैं, सब आते हैं। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है, कब होता है, ये सब बताया मैंने। 40A3 कैश पेमेंट, अगर आपने बिजनेस में कोई भी कैश पेमेंट किया है, नॉट बाई अकाउंट पे चेक और बैंक ड्राफ्ट, नॉट बाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, और अगर आप करते हो भाई बिजनेस में पेमेंट 10,000 से ज्यादा करते हो, तो मैं आपको बता दूं भाई, डिडक्शन नहीं मिलेगी। इन अ डे टू अ पर्सन, इन अ डे टू अ पर्सन आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। एक्सपेंडिचर शेल नॉट बी अलाउड एज ए डिडक्शन। सर, अगर पहले ड्यू बेसिस पे डिडक्शन ले ली हो किसी एक्सपेंडिचर की और अब हम बाद में उसको पेमेंट कर दें कैश में, तो भी नहीं मिलेगी। फिर पता है क्या होगा, जो डिडक्शन पहले ली ना, उसे वापस बिजनेस इनकम मान लिया जाएगा। अच्छा, 10,000 की जगह लिमिट 35,000 होती है, ध्यान रखना। अगर आप ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर को पेमेंट कर रहे हो किसी बिजनेस में, इफ यू आर पेइंग द अमाउंट टू एनी ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर इन अ बिजनेस, द लिमिट इज 35,000। लिमिट जो है भाई वहां 35,000 हो जाएगी, नॉट 10,000।
कौन कौन से केसेस है भाई जहां पर डिसअलावेंस वुड नॉट बी अट्रैक्टेड? लोन वाले केसेस में डिसअलावेंस नहीं लगती, कितना भी लोन लो दो। कमीशन एजेंट, जो कमीशन एजेंट होते हैं, वहां पर आप अगर अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर माल खरीद रहे हो और कैश पेमेंट कर दोगे तो कहां दिक्कत है, क्योंकि वो आपका खर्चा ही नहीं है। आरबीआई, एसबीआई, कोऑपरेटिव बैंक, एलआईसी को पेमेंट करो, गवर्नमेंट को पेमेंट करो, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट करो। अगर आप किसान से माल खरीद रहे हो, किसान से फसल खरीद रहे हो, उसका पेमेंट करो। कितना भी कर सकते हो कैश में, नथिंग शैल बी डिसअलाउड। अगर आप कोटेज इंडस्ट्री हो और पावर बिना बिजली के प्रोडक्शन करते हो, आप अपना रॉ मटेरियल खरीदो, किसी भी गांव में, विलेज में, टाउन में पेमेंट करो जहां बैंक नहीं है, या आप पेमेंट करो किसी भी ग्रेचुइटी का, रिटेंचमेंट कॉम्पनसेशन का, जहां अमाउंट 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 47 ग्रेचुइटी, ग्रेचुइटी के अंदर अगर अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड है तो प्रोविजन की डिडक्शन मिल जाएगी। अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड नहीं है भैया तो प्रोविजन की डिडक्शन नहीं मिलेगी। जब एक्चुअल में ग्रेचुइटी का पेमेंट होएगा ना, उसी साल, उसी ईयर में डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नॉट। 48(9), आप अपने एम्प्लॉइज के लिए कोई भी वेलफेयर फंड बनाते हो तो वेलफेयर फंड के लिए आप जो कंट्रीब्यूट करते हो भाई, उसका डिडक्शन नहीं मिलता है। अदर कोई भी बनाते हो, कोई कंपनी, कोई फर्म बनाते हो, कोई एओपी, कोई सोसाइटी, नहीं मिलेगा डिडक्शन। सेक्शन 41, प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स। प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स, प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स। कोई भी ट्रेडिंग लाइबिलिटी जिसका रेमिशन है, सीजेशन है, कोई भी कैपिटल असेट आपने बेची है फॉर साइंटिफिक रिसर्च, उसको सेल करने से पैसा आया है, रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स है, कोई भी डिफंक्ट बिजनेस है, उसके लॉसेज हैं, तो जो भी अमाउंट आएगा रिकवर होगा भाई, उसे इनकम मान लिया जाएगा। 43A, चेंजेस इन द रेट ऑफ एक्सचेंज करेंसी। एक्सचेंज करेंसी में जब भी रेट्स में चेंजेस होते हैं तो उसका फर्क कॉस्ट ऑफ द एसेट पर पड़ता है। साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उस पर पड़ता है। फैमिली प्लानिंग के लिए अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो उस पर पड़ता है। कोई भी नॉन डेप्रीशिएबल असेट है उसकी कॉस्ट पर पड़ता है। 43B, सर्टेन डिडक्शंस टू बी मेड ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। कुछ ऐसी चीजें हैं भाई जिनका डिडक्शन एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे मिलेगा, 43B में है वो, ठीक है। बोनस है, कमीशन है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है, सरकार को कोई टैक्स ड्यूटी का पेमेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये वो खर्चे हैं भाई जिनका डिडक्शन एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर मिलता है। कोई भी अर्न लीव है, इंडियन रेलवे, यूज ऑफ रेलवे असेट वहां पर है, तो ये सारी वो चीजें हैं भाई जहां डिडक्शन एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर मिलता है। सर अगर एक बात बताओ, एक्चुअल जो हम डिडक्शन यहां पर ले रहे हैं, सर एक बात बताओ, डिडक्शन कब मिलेगी? जब हम पेमेंट करेंगे। हाँ जी, पेमेंट कब करोगे? प्रीवियस ईयर में करोगे। अच्छा, प्रीवियस ईयर में अगर पेमेंट नहीं किया है और प्रीवियस ईयर खत्म होने के बाद किया है लेकिन रिटर्न की ड्यू डेट से पहले, तो भी रेलिवेंट ईयर में डिडक्शन मिल जाएगा। और उसके भी बाद किया है तो भाई फिर तो जिस ईयर का है उसी ईयर में मिलेगा। सर एक बात बताओ, हमने लोन का इंटरेस्ट पे नहीं किया और हमने उसको भी लोन में कन्वर्ट कर दिया, हमने उस इंटरेस्ट को भी लोन में कन्वर्ट कर दिया, तो डिडक्शन मिलेगी? नहीं, क्योंकि कन्वर्जन इज नॉट अ पेमेंट। कन्वर्जन इज नॉट अ पेमेंट, कन्वर्जन इज नॉट अ पेमेंट, सो यू कैन नॉट टेक द डिडक्शन। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, लैंड बिल्डिंग के मामले में अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकालनी है, भाई क्या होता है, लैंड बिल्डिंग बिजनेस में बेचते हो, लैंड बिल्डिंग आपका स्टॉक है और स्टैम्प वैल्यू से कम पर बेचते हो, तो लॉ कहता है स्टैम्प वैल्यू को सेल प्राइस माना जाता है। हाँ, अगर एक्चुअल कॉस्ट कम है लेकिन इतनी ज्यादा कम नहीं है, मात्र 10% तक का डिफरेंस है, मतलब एक्चुअल जो सेल प्राइस है उसका 110% कर लिया, वहां तक अगर आपकी जो है स्टैम्प वैल्यू है या कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टैम्प वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, एक्चुअल कॉस्ट का 110% करके देखा, फिर भी स्टैम्प वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है भाई, तो स्टैम्प वैल्यू विल बी द बेसिस, स्टैम्प वैल्यू विल बी द बेसिस। सर डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में डिफरेंस हो तो भैया डेट ऑफ एग्रीमेंट वाले दिन की स्टैम्प वैल्यू ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में स्टैम्प वैल्यू बढ़ भी जाएगी तो डोंट वरी।
लेकिन कुछ ना कुछ पेमेंट आपने डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन या उससे पहले दिया हो, वो भी नॉट बाई कैश, इट शुड बी पेड बाई चेक, अकाउंट पे ही चेक, ट्रांसफर, ठीक है। तो ये सारी बात है भाई, ये सारी बात है। अच्छा, एओ मैटर को वीओ के पास भेज सकता है सही प्राइस निकलवाने के लिए, है ना, और वीओ की रिपोर्ट चलेगी। अगर वीओ ने रिपोर्ट बहुत ज्यादा की दे दी, बहुत ज्यादा की, स्टैंप वैल्यू से भी ऊपर की प्राइस दे दी, तो स्टैंप वैल्यू को सेल प्राइस माना जाएगा। हाँ, कम की रिपोर्ट दी है तो हम कम ले लेंगे प्राइस, लेकिन इतनी कम भी नहीं लेंगे भाई, इतनी कम भी नहीं लेंगे कि एक्चुअल सेल प्राइस से भी नीचे दे रहे हो, तो वो नहीं लेंगे। 44AA कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, भाई 1.5 लाख से ज्यादा ग्रॉस रिसिप्ट है आपकी और प्रोफेशनल हो, स्पेसिफाइड, पिछले 3 साल से लगातार 1.5 लाख से ज्यादा ग्रॉस रिसिप्ट है, प्रिस्क्राइब्ड बुक्स रखो, प्रिस्क्राइब्ड बुक्स 1.5 लाख से ज्यादा नहीं है, नॉर्मल बुक्स रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिस्क्राइब बुक्स क्या होती है? लेजर, है ना, कैश बुक, जनरल, मेडिकल वाले हो, डॉक्टर हो, तो 2 चीजें अलग से रखनी पड़ेंगी। डेली केस रजिस्टर, ठीक है, डेली केस रजिस्टर रखना पड़ेगा, इन्वेंट्री रजिस्टर रखना पड़ेगा, ठीक है भाई, ये सारी बात है। अच्छा, 6 साल तक रिकॉर्ड रखना जरूरी है, मिनिमम 6 साल। ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं भाई, इनको मिनिमम 6 साल तक रखना पड़ता है। जिस ईयर का मैटर होता है ना, उसके आगे आने वाले 6 साल तक रिकॉर्ड को रखना जरूरी है, राइट। इसके बाद अगर आप नोटिफाइड प्रोफेशन में नहीं आते हो, अगर आप नोटिफाइड प्रोफेशन में नहीं आते हो भाई, तो ऐसी केस में अगर आप बिजनेसमैन हो, तो इन केस ऑफ आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो और 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम है, प्रॉफिट है, या आपका जो सेल्स है, टर्नओवर है, ग्रॉस रिसिप्ट है, वो 25 लाख से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि भाई ऐसे केस में, और ये सब देखना कब है, 2.5 लाख का इनकम या सेल पिछले 3 में से कोई भी एक साल में अगर ऐसा है, तो भैया आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखनी पड़ेंगी, लेकिन नॉट प्रेस्क्राइब, नॉर्मल बुक्स जिससे एओ इनकम को निकाल सके। और अगर ऐसा नहीं है भाई, अच्छा बाकी लोगों की लिमिट 120 और 10 लाख है, फर्म है, कंपनी, एओपीबीवाई, तो वहां पर ये लिमिट 120 और 10 लाख है, राइट। ओके सर। 44AB ऑडिट का सेक्शन है, अगर बिजनेसमैन हो, 1 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है तो ऑडिट कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी टोटल रिसिप्ट 5% से भी कम है, कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट भी दोनों ही, तो फिर आपके लिए ऑडिट की लिमिट 1 करोड़ की जगह 5 करोड़ हो जाती है, 1 करोड़ की जगह 5 करोड़ हो जाती है। 44AE में अगर आप ट्रक का अप्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग बिजनेस करते हो, 10 से ज़्यादा गाड़ियाँ अगर आपके पास नहीं हैं, तो भाई आप अपनी इनकम को प्रेजेंटिव बेसिस पे दिखा सकते हो, ऑडिट भी नहीं करानी पड़ेगी। लेकिन अगर लोअर इनकम दिखाओगे तो ऑडिट करानी पड़ेगी, ठीक है भाई। इसके बाद अगर भाई कोई बंदा एलिजिबल है प्रेजेंटिव बेसिस वाले सेक्शन में, तो वो अपनी इनकम को प्रेजेंटिव बेसिस पर दिखाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं भाई, अगर आप बीच में एक बार नॉर्मल स्कीम में आ जाते हो, तो नॉर्मल स्कीम में आने के बाद, एक बार अगर आप नॉर्मल में आ गए, तो उसके बाद क्या होगा, फिर आपको आगे आने वाले 5 साल तक नॉर्मल में नहीं आने दिया जाएगा, फिर नहीं आने दिया जाएगा ना, फिर नहीं आने दिया जाएगा। प्रोफेशनल जो लोग होते हैं, उनकी ग्रॉस रिसिप्ट अगर 50 लाख से ज़्यादा होती है तो ऑडिट करानी पड़ती है। और अगर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हो और आपने 44ADA में अपनी इनकम डिक्लेयर करी है, तो भी भैया आपको ऑडिट नहीं करानी है, लेकिन लोअर इनकम दिखाओगे तो ऑडिट करानी पड़ेगी। ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 3CA, 3C भी 3CD में जाती है, ठीक है। और भैया ऑडिट रिपोर्ट 31 अक्टूबर तक सबमिट करनी पड़ती है, 30 सितंबर तक सबमिट करनी पड़ती है। पैनल एक्शन होता है। 44AD, ADA और AE ये किस पर लगता है? 44ADA ध्यान रखना, रेजिडेंट इंडिविजुअल HUF पार्टनरशिप फर्म पर लगेगा, नॉट LLP। लेकिन 44ADA रेजिडेंट असेसी पर लगेगा, कोई भी हो सकता है जो बिजनेस प्रोफेशन को चला रहा है। 44AE उन लोगों पर एप्लीकेबल है जिनके पास 10 से ज्यादा गुड्स कैरीज व्हीकल नहीं है। कोई भी असेसी owing not more than 10 goods carries at any time during previous year, 10 से ज़्यादा नहीं
होने चाहिए। एलिजिबल बिजनेस और प्रोफेशन, अगर आप एलिजिबल बिजनेस कर रहे हो, कोई भी बिजनेसमैन है जो 44 AE में कवर नहीं होता है और उसका टर्नओवर है भाई, वो जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो 200 लाख से ज़्यादा नहीं है तो ही आओगे। मतलब 2 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर नहीं होना चाहिए, इधर 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए प्रोफेशनल केस में, और बाकी में भाई 10 से ज़्यादा गाड़ी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, प्रेजम्पटिव इनकम कितनी दिखाते हैं? 8%, 6%। अगर कैश रिसिप्ट है तो 8% दिखाएंगे, बैंक से रिसिप्ट है, डीडी से रिसिप्ट है, इलेक्ट्रॉनिक से है, ईसीएस के थ्रू है तो 6 दिखाएंगे। अच्छा, अगर आप प्रोफेशनल वाले सेक्शन में आओगे तो 50% हो जाएगा ग्रॉस रिसिप्ट का, ठीक है। और इधर जो एई सेक्शन है भाई, अगर हैवी व्हीकल है, हैवी व्हीकल कौन होता है? जिसका वजन 12,000 किलोग्राम से ज़्यादा हो, तो इनकम दिखाते हैं पर टन पर मंथ 1,000, पर टन पर मंथ 1,000। और अगर 12,000 किलो या उससे कम की गाड़ी है तो 7,500 रुपये फिक्स है, फिर टन नहीं देखेंगे, 11 टन हो, 10 टन हो, 9 टन हो, फिर 7,500 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, ठीक है, वो मानेंगे इनकम। डिडक्शन नहीं मिलेगा 30 से लेकर 38 में जितने खर्चे पड़े हैं उनका डिडक्शन नहीं मिलेगा, नो। केवल इंटरेस्ट का मिलता है 40 स्मॉल बी में, वो भी एई के मामले में, वरना नहीं। WDV ये मानकर निकाली जाएगी एसेट की जैसे आपने डेप्रीशिएशन लिया था, जबकि आपने डेप्रीशिएशन नहीं लिया होगा, कैसे लोगे? ले ही नहीं सकते। तो ये सारी बात है भाई, है ना? पक्का? यस सर। एडवांस टैक्स का ऑब्लिगेशन रहेगा, शुरू के 2 सेक्शन में एक बार ही जमा कराना है, लास्ट वाले में 4 इंस्टॉलमेंट जमा होंगी। अच्छा भाई, अगर आप 44 AD में एलिजिबल हो, 2 करोड़ से कम है टर्नओवर, लेकिन आप नहीं मानते हो 44 AD की बात को, आप कम इनकम दिखाते हो, और अगर टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो भैया फिर बुक्स भी रखो, ऑडिट भी करवाओ। कंपोजिट इनकम, रबड़ का बिजनेस है, 35-65 इनकम होंगी। कम वाला रेशो बिजनेस इनकम है, ज्यादा वाला एग्रीकल्चर है। कॉफी के मामले में 25-75 या 40-60 का रेशो होता है। 25-40 बिजनेस इनकम है, 75 और 60 एग्रीकल्चर इनकम है। टी की अगर आप बिजनेस करते हो, टी को ग्रो करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, तो भैया वहाँ 40% बिजनेस इनकम और 60% को एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। तो आई थिंक दोस्तों आप मेरी इन सारी बातों को समझ गए होंगे, राइट? चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और लास्ट में जाते जाते दोस्तों एक ही बात बोलूंगा, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।